अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सीडी, डीवीडी एवं ब्लू रे डिस्क भंडारण के उपकरण हैं। ये तो दोस्तों बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्या है, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के आयाम भिन्न भिन्न हैं। तो ये तो दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इनके आयाम लगभग लगभग समान होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, सीडी रोम को रीराइट नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, सीडी रोम को रीराइट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि डीवीडी रोम को रीराइट किया जा सकता है, नहीं, डीवीडी रोम को रीराइट नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया, कौन कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सीडी जो होता है जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो डीवीडी होता है उसे बोलते हैं डिजिटल वेंस्टाइल डिस्क या वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, और अगला होता है ब्लू रे डिस्क। ये सभी क्या होते हैं, स्टोरेज यानी कि भंडारण उपकरण होते हैं। ये बिल्कुल सही है, जिसका प्रयोग स्टोर की गई जानकारी तक रीडिंग या प्लेयर्स जैसे डीवीडी प्लेयर के माध्यम से पहुंचने में किया जाता है। सभी का आयाम 120 mm एवं मोटाई 1.2 mm होती है। ठीक है, तो सभी के आयाम क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम जो होता है आपका, डीवीडी रोम को केवल एक समय के लिए राइट किया जा सकता है, फिर डेटा को मिटाया या रीराइट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक समय इसको रीराइट किया जा सकता है, बाकी इसको रीराइट नहीं किया जा सकता है, किसको, रोम को या डीवीडी रोम को। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रीराइट योग्य डीवीडी होती है या सीडी होती है, इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ब्लू लेजर होता है, इसका प्रयोग डिस्क पढ़ने के लिए किया जाता है, अंततः इसका नाम ब्लू रे डिस्क है। रेड लेजर का जो प्रयोग होता है वह डीवीडी को पढ़ने के लिए किया जाता है, और ब्लू रे डिस्क क्या होता है, डीवीडी से काफ़ी अधिक डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू रे डिस्क होता है वो क्या होता है, डीवीडी से बहुत अधिक डाटा अपना स्टोर करता है। इसमें कई लेयर्स भी होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे कि याहू हो गया, गूगल हो गया, बीइंग हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब क्या है आपके सर्च इंजन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से दोस्तों आपका क्या है, बाइडू जो है आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिसका विकास चीन की बाडू कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है क्या, बाइडू। ठीक है, याद रखना है आपको। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आप लोग मंथली दोस्तों पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और करंट अफेयर का आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने हैं। और आप ये एक काम कीजिएगा, पिछले महीने जुलाई 2024 से आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया है, विजय दुर्ग रख दिया गया। क्या, विजय दुर्ग। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में से निम्न में से कौन सी योजना विकल्प में शामिल नहीं है? निर्भया कड़ी, अल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका या वसुंधरा योजना। ठीक है, तो इसमें से वसुंधरा योजना आपका इसमें क्या है, शामिल नहीं है। क्या, वसुंधरा योजना। ठीक है, या वसुंधरा योजना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 7 फरवरी 2025 को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC और राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट NBT के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इनके इस बीच में दोस्तों समझौता हुआ है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है बधिर बच्चों के लिए 500 NBT किताबों यानी कि राष्ट्रीय जो आपका पुस्तक ट्रस्ट किताबों को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में परिवर्तित करना। ठीक है, तो जो ये समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए 500 NBT की किताबों को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में परिवर्तित करने से संबंधित दोस्तों यह समझौता ज्ञापन है। ठीक है, जो कि ISL RTC और NBT के मध्य में हुआ है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रीय संगठन इकोवास ने किस घटना को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है? ठीक है, तो जो जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रीय संगठन इकोवास है, इसने नाइजर, माली और बुर्किना फासो को संगठन से बाहर निकालने की औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो को इस संगठन से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इसको स्वीकार किया है। अगला हमारा प्रश्न है, सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो भारत का पहला सफेद बाघ जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों वह स्थापित किया गया है कहाँ पे, रीवा में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, और सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में
फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने हेतु किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। उत्तराखंड में भी यूसीसी का जो पैनल था वो इन्हीं की अध्यक्षता में गठित हुआ था और वर्तमान में गुजरात सरकार ने भी इन्हीं की जो नेतृत्व में एक पैनल का गठन कर दिया है, ठीक है। और उत्तराखंड जो है यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का और आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह किस वर्ष से स्थापित हुआ था, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है एनएसएस है, इसकी 75वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है और इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष से हुई थी? 1950 में इसे स्थापित किया गया था। तो वर्ष 1950 आपको याद रखना है, ठीक है। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ वर्ष मनाई गई है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है फरवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 है यह प्रयागराज में आयोजित किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 किस देश में आयोजित होगी, ठीक है। तो मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 में कहाँ पे? भारत में आयोजित होगी। कहाँ पे दोस्तों? भारत में यह आयोजित होने वाली है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में जनवरी 2025 में किसे 10वां महाकवि कन्हैया सेठिया कविता पुरस्कार 2025 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बद्री नारायण को 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसको? बद्री नारायण को। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के किन जिलों में शुरू किया जाएगा? तो चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, इन सभी जिलों में दोस्तों क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूती के साथ ही विज्ञान को शिक्षा से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को प्रदेश के 4 जिलों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 4 जिले चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल हैं, जिसमें से चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और इसके साथ में क्या है? देहरादून। इन 4 जिलों से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। और क्यों किया जा रहा है? कि विज्ञान प्रयोगशालाओं की मजबूती दिलाने के लिए, यानी कि विज्ञान को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इनमें 6 महीने तक, इन 4 जनपदों में 6 महीने तक इस कार्यक्रम के सफल संचालन के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रोजेक्ट को संचालित कर दिया जाएगा। शासन की ओर से प्रोजेक्ट लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, ठीक है। और इसके तहत 13 जिलों में लैब्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल साइंस लैब संचालित की जाएगी, जिससे छात्रों के लिए विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में क्रियात्मक ज्ञान में वृद्धि होगी। यानी कि विज्ञान से जोड़ने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान को की भूमिका को बढ़ाने के लिए लैब्स ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में 4 जिलों में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो पहले चरण में कितने जिलों में? 4 जिलों में, ठीक है। याद रखना है आपको, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में चर्चाओं में रही शंभू नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों चर्चाओं में रही है शंभू नदी, ठीक है। न्यूज़पेपर में इसके बारे में आता रहता है शंभू नदी के बारे में। तो ये किसकी सहायक नदी है? यह पिंडर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है और इसी की एक सहायक नदी है दोस्तों क्या? शंभू नदी, ठीक है। बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर लगभग यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। जिससे लोग क्या हो रहे हैं? इसका अपोज कर रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर ये झील टूट गई तो हो सकता है इसका नुकसान हो, ठीक है। इसी कारण ये झील क्या होती है? चर्चाओं में निर्मित रहती है, ठीक है। और इस झील का पुनरुद्धार भी वर्तमान में किया जा रहा है और इस झील से मतलब ऐसा मानने को देखा जा रहा है कि अगर ये झील टूटेगी तो उससे भूस्खलन होगा, भूस्खलन के कारण प्राकृतिक बाधा आएगी, बाढ़ बाढ़ उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण क्या क्या होगा? मानव क्षतियाँ भी हो सकती हैं या जनधन की क्षतियाँ होंगी, ठीक है। और जो शंभू नदी होती है यह बागेश्वर से ही निकलती है, ठीक है। और चमोली जिले में पिंडर नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो चमोली की एक सॉरी जो पिंडर की एक सहायक नदी है, ठीक है। पिंडर का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है, ठीक है। काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी नामक स्थान से होता है। लिपले ग्लेशियर के पास में व्यास आश्रम के पास में स्थित स्थान से इसका उद्गम होता है, पिथौरागढ़ से, ठीक है। सरयू नदी का सरमोल झंडी नामक स्थान से होता है, बागेश्वर से इसका उद्गम होता है। जबकि अलकनंदा नदी का उद्गम चमोली जनपद के सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है, ठीक है। और पिंडर नदी और जो अलकनंदा नदी है इसका संगम कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में होता है, ठीक है। और इसी पिंडर नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ पे? नैनीताल में 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, राजभवन नैनीताल गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 7 से लेकर 9 जून 2024 के मध्य में किया गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, गोल्फ टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने लोग आए हुए थे। ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों? उधम सिंह नगर जनपद है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, मेरी यूट्यूब पे सर्च करिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बाई उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स। मैंने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको ये वीडियो करवाया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आबकारी विभाग को निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आबकारी विभाग को सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त हुआ था वो किस पे हुआ था? विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर पर सर्वाधिक राजस्व इसको प्राप्त हुआ था। वैसे दोस्तों आप आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आने वाला है, फिर हम आगे से आप उसके क्वेश्चंस को इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी 23-24 से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गर्तांगली दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है गर्तांगली दर्रा? तो गर्तांगली दर्रा कहें या गर्तांगली पर्यटक स्थल कहें दोस्तों, यह उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क के ही जस्ट पास में गर्तांगली दर्रा आपका स्थित है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, प्राचीन समय में इसी दर्रे के माध्यम से भारत और चीन और तिब्बत, मतलब जो तिब्बत वाला एरिया है उसके मध्य में सौका हुड़िया व्यापार हुआ करता था। ठीक है, यानी कि यहाँ से सौका लोग और तिब्बत जो हुड़िया लोग थे वह गर्तांगली के माध्यम से भी यह व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तरकाशी में स्थित है गर्तांगली दर्रा। तो उत्तरकाशी के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह है दोस्तों थागला, मुलिंगला, नेलम और सांगचोकला। ठीक है, आप इजीली याद रख सकते हैं दोस्तों। थागला दर्रा, मुलिंगला दर्रा और सांग चोकला दर्रा। ठीक है, गर्तांगली दर्रा और नेलंग दर्रा, ये कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें चमोली और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो इसके मध्य में तो दोस्तों बहुत सारे दर्रे स्थित है, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। नीति हो गया, किंगरी मिंगरी हो गया, माणा हो गया, डुंगरीला हो गया, बालचा हो गया, सलसल हो गया, तुंजुम हो गया, कोई, भ्युंडार, चोरहोती, लमलंग और घाटलिया, ये सारे दर्रे चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित। कौन कौन से? नीति, किंगरी मिंगरी, माणा, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्युंडार, चोरहोती, लमलंग और घाटलिया, ये दर्रे चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरकाशी तिब्बत के मैंने बता दिए। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, इसी के साथ साथ में लिपुलेख हो गया, गुंजी हो गया, दारमा हो गया, नमीधुरा हो गया, मानसिया हो गया, लंपिया धुरा हो गया, ऊंटा जयंती हो गया, ये सारे दर्रे कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हमारे तीन ही जनपदों से रखते हैं, चमोली और तिब्बत के मध्य में, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में और उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य दर्रे हैं हमारे वो फिर अंतर्राज्यीय दर्रे हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में एक महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, कौन सा दर्रा है? वो है लास्पा दर्रा। लास्पा दर्रा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। सॉरी, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में स्थित है क्या? लास्पा दर्रा। ठीक है, वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में भी एक दर्रा है जिसे कहते हैं दोस्तों क्या? ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, ट्रेल पास दर्रा किस किस के मध्य में स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है क्या? ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, ऐसे बागेश्वर और चमोली के मध्य में एक दर्रा स्थित है दोस्तों जिसे कहते हैं क्या? सुंदर ढूंगा दर्रा। ठीक है, ऐसे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में भी एक दर्रा स्थित है जिसे कहते हैं क्या? श्रृंगकंठ दर्रा। क्या? श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, ये दर्रे से संबंधित प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। नीति, किंगरी मिंगरी, माणा, बालचा, डुंगरीला, ये चमोली और तिब्बत के मध्य में याद रखने हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानसिया, लंपियाधुरा, ये याद रखना है। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में एक तो हो गया गर्तांगली, दूसरा हो गया आपका क्या? तगाला, मुलिंगला, नेलंग और सांगचोकला।
ऐसे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में शरणखंड दर्रा हो गया, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में शरणखंड दर्रा हो गया। पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में बात करें तो ये हो गया लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य में हो गया तेलपास दर्रा। बागेश्वर और चमोली के मध्य में हो गया कौन सा, सुंदर ढूंगा दर्रा। ठीक है, इसी के साथ उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में भी एक दर्रा है जिसे कहते हैं कालिंदी दर्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, कालिंदी दर्रा किस किस के मध्य में है, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में। वैसे दोस्तों कभी कभार एक प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि जो कुंवारी पास दर्रा है या कुंवारी दर्रा है वो कहाँ स्थित है, वह औली के पास में चमोली में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एक कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा के नाम से किसको जाना जाता है। जो दारमा और व्यास घाटी को जो दर्रा जोड़ता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, सिनला दर्रा। क्या कहते हैं, सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है, और एक और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नामा दर्रा। नामा दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो नामा दर्रा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या, नामा, माणा कहाँ है, माणा या माना कहाँ है, तो माणा दर्रा चमोली में स्थित है। जबकि नामा दर्रा पूछा जाएगा तो वो पिथौरागढ़ में स्थित है। और किस किस के मध्य में स्थित है, दारमा और कुंथी घाटी के बीच में स्थित है क्या दोस्तों, नामा दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा तो पिथौरागढ़ में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु फेमस दर्रे के रूप में भी लिपुलेख दर्रे को जाना जाता है। ठीक है, तो इतने दर्रे आपको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के दिवसों के संबंध में सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया था। तो राज्य जल दिवस 25 मई सही है, हिमालय दिवस 9 सितंबर सही है, जागर संरक्षण दिवस 15 सितंबर ना होकर के 17 सितंबर होगा, और पहाड़ दिवस आपका 11 दिसंबर बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने वाले स्थान में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पर्वतजन नामक पत्रिका देहरादून से निकलती थी, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, कि पर्वतजन क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी जो कि देहरादून से निकलती है। ठीक है, और अगला क्या है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, और पहाड़ नामक पत्रिका नैनीताल से निकलती है। युगवाणी नामक पत्रिका दोस्तों हरिद्वार से नहीं निकलती, कहाँ से निकलती है, देहरादून से निकलती है। तो कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ अन्य पत्रिकाएं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है। ठीक है, देखिए पर्वतजन पत्रिका कहाँ से निकलती है, देहरादून से निकलती है। ऐसे युगवाणी नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है, ये भी देहरादून से ही निकलती है। इसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड दर्शन नामक जो पत्रिका है वो भी देहरादून से निकलती है। ठीक है, और इसके साथ में धाद धाद नामक जो पत्रिका है वो भी देहरादून से ही निकलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नैनीताल से बात करें तो नैनीताल से दोस्तों कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं, एक तो पहाड़ नामक पत्रिका आपकी नैनीताल से निकल गई। दूसरा कौन सी है, उत्तरा नामक जो पत्रिका है, उत्तरा, ये भी कहाँ से निकलती है, नैनीताल से ही निकलती है। ठीक है, और वहीं अगर हम पिथौरागढ़ से बात करें तो पिथौरागढ़ से देखिए, एक तो आज का पहाड़ पत्रिका पिथौरागढ़ से निकलती है। पहाड़ और आज का पहाड़ में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, दूसरा जो मध्य हिमालय नामक पत्रिका है ये भी कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक पौड़ी गढ़वाल से निकलने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। एक तो उत्तराखंड संस्कृति नामक पत्रिका निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। दूसरा राष्ट्रीय ज्वाला हो गया, और अंतर ज्वाला, ये पत्रिकाएं कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती हैं। और अल्मोड़ा से एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है जो कि है पूर्ववासी नामक पत्रिका। एग्जाम में पूछा भी गया इससे संबंधित प्रश्न कि पूर्ववासी नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो ये अल्मोड़ा से निकलती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लें। अगला हमारा प्रश्न है निम्न बोली भाषा व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और दिया गया है कि कौन सा कथन आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो जौहार क्षेत्र है, जौहार घाटी किसको कहा जाता है, पिथौरागढ़ को दोस्तों जौहार घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो जौहार घाटी में जौहारी बोली बोली जाती है जौहार क्षेत्र में, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुमैया बोली जाती है काली कुमाऊं के क्षेत्र में, ये भी बिल्कुल सही है। सौरियाली बोली जाती है सोल क्षेत्र पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं होगा। क्योंकि जो भाबरी बोली है ना, यह हरकी-दून क्षेत्र में ना बोल के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, भाबर क्षेत्र में बोली जाती है। तराई भाबर क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी बोली, मतलब कहाँ बोली जाती है, भाबर क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि जो तराई भाबर उधमसिंह नगर जनपद के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर यह भाबरी बोली बोली जाती है। अब दोस्तों एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछाता है कि कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको आंसर याद रखना है सौर सेनी अपभ्रंश। क्या है, सौर सेनी अपभ्रंश से कुमाऊं और गढ़वाली बोलियों का विकास हुआ है। और ये पहाड़ी बोली, जो पहाड़ी भाषा है उसके भाग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, किसको, कुमाऊनी और गढ़वाली को। ठीक है, हिंदी को आप लोगों ने पढ़ाई होगा, हिंदी को मुख्यतः 5 उपभाषाओं में बांटा जाता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, 18 बोलियां हैं, जिसमें पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है हमारी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, और कुमाऊनी और गढ़वाली का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता
है, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में दोस्तों खस अपभ्रंश भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में सौरसेनी ना हो तब आप खस के साथ में जा सकते हैं। वैसे यूके ट्रिपल एससी ने एक बार ये प्रश्न पूछा था, लेकिन उसने सौरसेनी अपभ्रंश से ही इसका राइट आंसर माना हुआ है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। तो जो कुमैया बोली है वह कहाँ बोली जाती है? काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, मुख्यतः नैनीताल क्षेत्र के आसपास में कुमैया बोली बोली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार जो सौरियाली बोली है यह सोर क्षेत्र में बोली जाती है, पिथौरागढ़ जनपद के आसपास के जौहार और पूर्वी गंगोली वाले क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे ही एक सिराली है, सिराली दोस्तों सिरा क्षेत्र अस्कोट के आसपास में बोली जाती है, अस्कोटी अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसी दोस्तों दानपुरिया बोली जो है, दानपुर घाटी कहाँ स्थित है प्रश्न पूछा गया है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है दानपुर घाटी, जहाँ पे दानपुरिया बोली बोली जाती है, ठीक है। ऐसी ही एक है दोस्तों क्या, पछाई बोली, तो पछाई क्षेत्र क्या है, पाली पछाऊ वाला क्षेत्र अल्मोड़ा में स्थित है, तो अल्मोड़ा में पछाई बोली बोली जाती है। फालदा कोटी बोली है जो कि नैनीताल के फलदाकोट क्षेत्र में बोला जाता है। गंगोई बोली जो है गंगोली और दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जौहारी जो बोली है दोस्तों जौहार क्षेत्र में बोली जाती है, मुख्यतः भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से रच भैंसी जो बोली है दोस्तों वह नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में रच भैंसी बोली बोली जाती है। और भावरी जो बोली है भावर के आसपास के क्षेत्रों में भावरी बोली बोली जाती है। या चंपावत के टनकपुर से लेकर के उधमसिंह नगर के काशीपुर तक जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं भावरी बोली, ठीक है। इसी प्रकार से एक मझ कुमैया बोली है जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मझ कुमैया बोली बोली जाती है। बोक्सानी बोली बोक्सा वाले क्षेत्र के निवास स्थान में बोक्सानी बोली बोली जाती है, बनबसा के आसपास वाले क्षेत्र में या काशीपुर के आसपास के क्षेत्र में। इसी प्रकार से राजी जो बोली है वह राजी क्षेत्र के आसपास पिथौरागढ़ जनपद के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। बांग्ला जो बोली है वह बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग जो उधमसिंह नगर जनपद में निवास करते हैं उनके द्वारा कभी कभार बोली जाती है। एक है गोरखाली बोली है दोस्तों, जो कि नेपाल से लगे क्षेत्रों में अधिकतर गोरखाली बोली बोली जाती है, ठीक है। ये कुछ कुमाऊनी की महत्वपूर्ण बोलियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। और कुमाऊनी के प्रथम कवि या उत्तराखंड के प्रथम कवि के रूप में किसको जाना जाता है? गुमानी पंत को जाना जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसे जिन्हें लोकरत्न पद्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे गढ़वाली बोली की उत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। गढ़वाली की भी कुछ उपबोलियां हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे श्रीनगरी होगी, नागपुरिया हो गया, बधानी हो गया, मांझ कुमैया हो गया, सलानी हो गया, टिहरियाली हो गया, ये सब क्या है गढ़वाली की उपबोलियां हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। और ये कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषाएं हैं या कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, और गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सुमेलित नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में स्थित है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। पतंजलि हर्बल फूड एवं हर्बल पार्क हरिद्वार में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। हर्बल गार्डन मुनि की रेती ऋषिकेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिल्क पार्क उधमसिंह नगर, ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिल्क पार्क उधमसिंह नगर में स्थित ना होकर कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो सिल्क पार्क कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। वारुणी पंचकोसी यात्रा उत्तरकाशी जनपद की यात्रा है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। पवाली काठा केदार यात्रा रुद्रप्रयाग जनपद की यात्रा है, ठीक है। तो ये टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा होती है, तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है। यहाँ पे पवाली काठा केदार यात्रा। अगला है सहस्त्रताल महासर यात्रा जो है वह टिहरी और उत्तरकाशी की यात्रा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जो सिरगुल यात्रा है यह नैनीताल में ना होकर के जो जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है वहां पर ये सिरगुल यात्रा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो वारुणी पंचकोसी यात्रा आपको याद रखना है दोस्तों। यह वारुणी पंचकोसी यात्रा उत्तरकाशी जिले में चैत्र मास में आयोजित की जाती है, जो कि भागीरथी व वरुणा नदी के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत की ओर 15 किलोमीटर तक चलने वाली यात्रा है, ठीक है। उत्तरकाशी में इसका आयोजन होता है, ठीक है। ऐसे ही पवाली काठा केदार यात्रा के बारे में बात की जाए तो यह टिहरी से लेकर केदारनाथ तक चलने वाली एक यात्रा है, ठीक है। अगस्त और सितंबर के मध्य में इसका आयोजन होता है, जो कि पवाली काठा बुग्याल से प्रारंभ होकर त्रिजुगी नारायण से होते हुए केदारनाथ में पहुंचती है, ठीक है। अगला है सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। यह दोस्तों टिहरी और उत्तरकाशी जिले में संयुक्त रूप से आयोजित होती है इस यात्रा का आयोजन। और यह यात्रा बूढ़ा केदार से शुरू होकर बूढ़ा केदार टिहरी से शुरू होकर के महासर ताल होते हुए सहस्त्रताल पहुंचती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सिरकुल यात्रा है जौनसर बाबर वाले क्षेत्र में जो सिरकुल देवता है उनकी स्मृति में आयोजित की जाती है। इसी प्रकार से एक दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ठीक है। यह पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर तक जाती है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन जो है वह कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऐसी एक और यात्रा है दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है यह टिहरी जनपद की एक प्रमुख यात्रा है, ठीक है। ऐसी नंदा देवी राजजात यात्रा जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कांसवा गांव से शुरू होती है, 280 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है, क्या नंदा देवी राजजात यात्रा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा है, ठीक है। तो ये सारी यात्राएं उत्तराखंड की हैं जो कि आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असुमेलित है? असुमेलित है मतलब सुमेलित नहीं है, ठीक है। सहकारिता के क्षेत्र में भारत का उत्तराखंड का भारत में प्रथम स्थान है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का क्या है, भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला मनोरमा शर्मा डोबरियाल है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि रक्षाबंधन के पावन पर्वों पर भतूज या अन्नकूट मेले का आयोजन केदारनाथ धाम में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि भतूज मेला या अन्नकूट मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में होता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2024 को घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2024 को नहीं 2023 को घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 होना चाहिए था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित कथन नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो त्रिशु जन का शासन था, ये तो बिल्कुल दोस्तों सही है, ठीक है। तो